हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारा आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनसे। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है, अर्थात हमारे पृथ्वी पर अनेक प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं। अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, अर्थात मानव और प्रकृति से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, सीधे संपर्क में और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है, जिसके हम भी साथी हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जैसे पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। वह वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। तो चलिए हम जैव विविधता एक शब्द आया है, इसकी परिभाषा देखते हैं। आप साथ साथ चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों में भिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों में भिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। इसमें हालांकि मैंने अपने नोट्स भी बना रखे हैं पहले। तो चलिए देखते हैं। वन्य जीव जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं। ये आकार और कार्य में भिन्न हैं, परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गूंथी हुई है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हो तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक हैं। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियाँ की 8% अर्थात लगभग 16 लाख पाई जाती हैं। ये सभी अभी खोदी जाने वाली उपजातियों में 2 या 3 गुना हैं। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीवों संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्सों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का उपयोग दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे रोज के जीवन में इतने गूंथे हुए हैं कि हम इनकी कदर नहीं करते, परंतु इस पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इसमें कई उपजातियां नाजुक अवस्था में हैं जो लुप्त होने के कगार पर है। इनमें चीता, गुलाबी चेर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीतीदार, उल्लू और मधुका इंसिगलिस महुआ की एक जंगली किस्म और हुबरुड़िया हेप्टा न्यूरॉन घास की प्रजाति है, जो जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे जैसे कीट पौधों पर महत्वपूर्ण होते हैं। भारत
में जिस पैमाने पर वन की कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.16% हिस्सा है। सघन वन 12.2%, खुला वन 9.14% और मैंग्रोव 0.14%। स्टेट ऑफ फॉरेस्टेड रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में सघन वनों में के क्षेत्र में 37,75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में ये वृद्धि वन संरक्षण उपायों के प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। अब विभिन्न प्रकार के पौधों और उनकी जातियों के बारे में पता करें। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। IUCN को आपका पूरा नाम पूछा जा सकता है, जिसमें आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह इसकी इंग्लिश में अनुवाद है इसका। तो देखते हैं IUCN ने विभिन्न वन्य जातियों को किन किन भागों में विभाजित किया है। तो चलिए देखते हैं इन्हें। पहली आती है हमारी IUCN ने कुल इन वन्य प्रजातियों को वन्य क्षेत्र में निवास करने वाली प्रजातियों को कुल 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहली है सामान्य जातियाँ, दूसरी संकटग्रस्त जातियाँ, तीसरी सुभेद्य जातियाँ और चौथी है दुर्लभ, पांचवी स्थानिक और छठी है हमारी लुप्त जातियाँ। अब देखते हैं सामान्य जातियाँ में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं और किसे कहते हैं। सामान्य जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। मतलब जो जीवित रहने के लिए सामान्य माने जाने वाली संख्या है, जिस वन्य जीवों की जिस जातियाँ के वन्य जीव जीवित रहने के लिए सामान्य माने जाते हैं उसे सामान्य जातियाँ कहते हैं। अर्थात वन और वन्य जीवों की ऐसी प्रजातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं सामान्य जातियाँ कहलाती हैं, जैसे चीड़, चाल, पशु, कृंतक इत्यादि। तो चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें देखते तो वैसे बहुत बड़ा दे रखा है, लेकिन फिर भी इसका शॉर्टकट लेने की हम कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए सुभेद्य जातियाँ किसे कहते हैं। नहीं, उससे पहले संकटग्रस्त जाति आती है। तो ऐसी जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है और जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे लगातार जारी रही तो इनकी जातियों का जीवित रहना कठिन है, संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती हैं। जैसे काला हिरण, गैंडा, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, शेर की पूंछ वाला बंदर, मणिपुरी हिरण इत्यादि आप उदाहरण लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारी सुभेद्य जातियाँ। वे जातियाँ जिनकी संख्या लगातार घट रही है और जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में है, सुभेद्य जातियाँ कहलाती हैं। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन इत्यादि। और आप चाहो तो उदाहरण और भी लिख सकते हो, हालांकि 2-3 उदाहरण से आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद आती है हमारी दुर्लभ जातियाँ, जीव जंतु व वनस्पति की वे प्रजातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है दुर्लभ जातियाँ कहलाती हैं। और हमारी आती है नेक्स्ट आती है, इनके उदाहरण दे नहीं रखे हमें, तो स्थानिक जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियाँ स्थानिक जातियाँ कहलाती हैं। जैसे निकोबारी कबूतर, अरुणाचली मिथुन, अंडमानी जंगली सुअर, अंडमानी चील इत्यादि उदाहरण आप लिख सकते हैं।
मैं ये परिभाषा बोल रहा हूँ जो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे हमें हमारे टीचर ने लिखाया है, तो उसमें से मैं बोल रहा हूँ नोट्स बना करके। वे जातियाँ लुप्त नहीं, सॉरी, हमारी आती है आगे लुप्त जातियाँ। वे जातियाँ जिनके रहने के आवासों में खोज करने पर वे अनुपस्थित पाई गई हैं, लुप्त जातियाँ कहलाती है। अर्थात जिन जातियों की खोज हुई और जिन क्षेत्रों में खोज हुई वहाँ पर जो जातियाँ लुप्त पाई गई अर्थात मिली नहीं, वहाँ पर उन जातियों को लुप्त की श्रेणी में रखा गया है। जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख इत्यादि उदाहरण आप लिख सकते हैं इसमें। एशियाई चीता कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली के परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों के को आमतौर पर यह भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीरनुमा निशान है। 20वीं शताब्दी में से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो ये जाति बहुत पहले 1952 में भी लुप्त घोषित कर दी गई। यानी आपको इसमें से ये 2% बनता है, जिसमें आपको पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि चीते की पहचान बताओ। चीते की पहचान तो आपको क्या बतानी है कि चीते और तेंदुए में अंतर क्या है। तो आपको बताना है कि चीता है जिसके नाक के दोनों ओर आँखों से लेकर नाक की कोने तक दोनों ओर आंसुओं की लकीरनुमा निशानी होती है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि चीता है या तेंदुआ। हालांकि और भी पहचान होती है, लेकिन इसमें इतना ही दे रखा है हमें। और 1952 में इसे लुप्त घोषित कर दिया गया भारत में। और ये बिल्ली के परिवार का एक अजूबा विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं इनका। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनके वनस्पति जात और प्राणी जात एक भयानक ह्रास हुआ है? यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति के संसाधनों को में परिवर्तन किया है, दिया है। यदि हमें लकड़ी, चाल, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा और इत्यादि खाद्य इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों से प्राप्त होता है, इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों की सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम कृषि अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। तो इसमें आपको वैसे देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आपको पूछा जा सकता है सवाल में कि स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। तो आपको उत्तर ये लिखना होगा जो मैं अपने नोट्स में देख कर बता रहा हूँ आपको। ये एक आदिम तरीके से की जाने वाली कृषि है, अर्थात ये पुराने ढंग से की जाने वाली कृषि है, जिसमें किसान उस क्षेत्र में वृक्षों को काट कर, अर्थात जिस क्षेत्र में वो कृषि करेगा उस क्षेत्र के सारे वनों को काट कर उसे जला देता है तथा उससे प्राप्त राख को मिट्टी में मिला देता है, और वहाँ पर 3 से 4 वर्ष तक कृषि कार्य करने के बाद उसकी उर्वरता क्षमता कम हो जाती है तथा उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसे स्लैश बर्न, कर्तन दहन
इत्यादि नामों से जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में इसे वालर या वालरा कहते हैं। तो हम अपनी भाषा में सिंपल समझ लेते हैं कि आदिवासी लोग जो है पुराने ढंग से खेती करते हैं, जिनमें वे जिस स्थान पर खेती करते हैं वहाँ के संपूर्ण वनस्पति को जलाकर उसकी राख को मतलब मिट्टी में मिला देते हैं, तथा जिससे उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है और 2-3 साल कृषि कार्य करने के बाद उसकी उर्वरता क्षमता घट जाती है, अर्थात वो अनुपजाऊ होती है, जिसको छोड़कर वह दूसरे स्थानों पर वही प्रक्रिया अपनाने लगते हैं। तो चलिए एक और परिभाषा रह गई है पारिस्थितिकी तंत्र की, जिसे हम इस मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक ऐसे जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। हिमालय यव संकट में हिमालय यव चीड़ प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है और तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे बिकने वाली कैंसर की औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले 1 दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के वृक्ष हजारों वृक्ष सूख गए। तो चलिए देखते हैं। आपको पूछा जा सकता है इसमें से कि कैंसर की दवाई के लिए सर्वाधिक निष्कासित होने वाली औषधि कौन सी है? तो आपको सीधा बिना सोचे समझे लिख देना है कि हिमालय यव है, जो आप मतलब इस प्रकार से टक्सोल नामक पदार्थ निकाला जाता है, जिसकी टहनी पत्तियों से, और उसे टक्सोल नामक रसायन निकाला जाते हैं, जिससे कैंसर की दवाई के लिए उपचार माना जाता है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीवों में आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, आखेटन मतलब जैसे शिकार करना वही होता है, पर्यावरण प्रदूषण व विषाक्तीकरण और दावानल मतलब हम कह सकते हैं जो जंगल की आग होती है ना, वो भी एक न एक तरह के जीवों की जैव विविधता को मतलब प्रभावित करती है। जैसे जंगल में आग लगी और हजारों वृक्षों पर पक्षियों के आवास थे, जिसके जलने के कारण वे उनके आवास नष्ट हो गए और वे जातियां विलुप्त अर्थात जैव विविधता को से प्रभावित हुई है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधन का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग द्वारा पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारियां में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है, अर्थात पर्यावरण को पर प्रभाव डालने वाला एक मुख्य कारण ये भी है कि मतलब संसाधन है, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गए, हमारे भू संसाधन हो गए, रासायनिक संसाधन हो गए, इनका असमान वर्गों में असमान बंटवारा, जैसे गरीबों में असमान, अमीरों में असमान बंटवारा, जिससे समाज प्रमुख 2 भागों में विभाजित हो गया है, अमीर और गरीब। इस दृष्टिकोण से भी हम पर्यावरण को प्रभावित मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे आगे। आमतौर पर विकासशील देशों में ऊपर से पढ़ना था। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधन असमान बंटवारा और उसके उपभोग के पर्यावरण रखरखाव जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि अमेरिकी नागरिक औसत संसाधन का उपयोग एक सानोली नागरिक औसत के उपयोग से 40 गुना ज़्यादा है। इस प्रकार शायद भारत में 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न ये है कि कहाँ से और कितना उपभोग करेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में आधे से अधिक प्राकृतिक वन
लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न मतलब जल के जिसमें जल प्रवेश कर गया और वो डूब गए, अर्थात किसी न किसी प्रकार के जल के कारण सूख गए हैं, सूख चुकी है, वेटलैंड हो चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र वाटर बॉडीज प्रदूषित हैं। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है। जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य दृष्टि से कीमती पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। तो देखिए चलते हैं आगे। बात हालांकि बहुत बड़ा है हमारा, यहाँ से शुरू करते वापस। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का ही विषय नहीं है। जीव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विविधता के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। हाशिए मतलब किनारे पर पहुंच गए हैं। ये समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, आत्मव्यायाम इत्यादि वनों और वन्य जीवों पर निर्भर हैं। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। जैसे ही इन पर भार बढ़ता जा रहा है, जैसे इन महिलाओं पर भार बढ़ता जा रहा है, इनका कार्य भार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन की कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब के तबके से सबको अधिक प्रभावित करता है। इनकी स्थिति में गरीब पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी हैं। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। भारत में वन्य और वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा से बने रहते हैं। ये विभिन्न जातियों से बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती हैं। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 70 के दशकों में दौरान पर्यावरण संरक्षण के नए वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो इन सभी में से आपको ध्यान रखने में बात यह है कि आपको पूछा जा सकता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, तो इसमें आपको लिखना है 1972 में लागू किया गया, जिसमें वनों एवं वन्य जीव रक्षण के तहत वन्य जीवों के आवास रक्षण में अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंधन
पर वन्यजीव आवासों के कानून रक्षण तथा जंगलों में व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्यों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार में कई परियोजनाओं को भी घोषणा की है, जिनके उद्देश्य कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। कई परियोजनाओं को भी घोषणा किया जिनके उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल। आप देख सकते हैं ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा और हिरण, ऐसे शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर रक्षण दिया गया। आप बोर मत होइए, मैं आपको बाद में सारे नोट्स रिवाइज कराऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से। वैसे तो मैं हालांकि इसे पढ़ रहा हूँ एक बार ऐसे ही, बाद में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा तथा हम 5 मिनट में इसको पूर्ण रूप से नोट्स के तहत रिवाइज करेंगे। तो चलो चलते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं इसे। वन्य जीव बाघ परियोजना। वन्य जीवन संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली है। हालांकि मुझे भी पता चल रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं ऐसे। जाति 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र 1827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग करने के कारण ये जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया में 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश की शिकार, चोरी और गैरकानूनी व्यापार करने वाले मुख्य निशाने पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है और इनकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण एकमात्र संकटग्रस्त जाति से बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इनका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, यहाँ पर केवल कॉर्बेट लिखा है, हमारे टीचर ने हमें जिम कॉर्बेट लिखाया है, अर्थात हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट का दूसरा नाम है हेली नेशनल पार्क उद्यान। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। या भी यह नोट कर सकते हैं इसे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य पशु विहार, सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है हमारे सरिस्का अलवर में है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के कुछ उदाहरण हैं। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इनके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता को खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों का महत्व मिल रहा है। संरक्षण वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रेन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन और नियंत्रण विनिमय करना अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार को प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। आरक्षित वन, पहला है हमारा आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन
आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, जहाँ जहाँ तक वन और वन्य प्राणी के संरक्षण की बात है, आरक्षित वन को सर्वाधिक मूल्यवान वन माना जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि देश में पाए जाने वाले वनों में से सर्वाधिक आरक्षित वन, सर्वाधिक मूल्यवान वन कौन कौन से हैं? अब उत्तर आएगा इसका आरक्षित वन। दूसरा आता हमारा रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र में 1/3 हिस्सा रक्षित वन। इन वनों का और अधिक नष्ट होने से बचाने के इनकी सुरक्षा की जाती है। तीसरा आता है हमारा अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में है, अवर्गीकृत कहे जाते हैं। तो हमारा थोड़े बचे पार्ट हम पढ़ लेते हैं फटाफट इन्हें, बाद में हम नोट्स रिवाइज करेंगे आपको। आरक्षित वन और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश के स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों के एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है। और राजस्थान में कुल वनों के रक्षित वनों का बहुत बड़ा अनुपात है। पूर्व उत्तर के सभी राज्यों में आमतौर पर अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत कर दिए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत कर दिए गए हैं तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। समुदाय और वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजाति आपस में आवास भी है। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों को संरक्षण में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां में से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं तो और सरकार के हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में अलवर जिले के 5 गांवों को लोगों ने तो 12 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सोचूरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप में रक्षा करना है। इनकी विश्वासों में विभिन्न वनों को मूल एवं कोरमाए रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भाग में स्थानीय लोग ही घुसते तथा न ही किसी को छेड़छाड़ करने देते। कुछ समाज के लोग विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कंदम पेड़ की पूजा करते हैं। ओडिशा में बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली तथा आम के पेड़ की पूजा करते हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियां को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरना, पहाड़ी चोटियों, पहाड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक मतलब पुजारी उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के भक्तों
में गिनते हैं। राजस्थान में विष्णुई गांवों के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का अभिन्न हिस्सा और उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन की कटाई के लिए कामयाब रहा। हिमालय में ये हुआ हमारा उत्तराखंड में हुआ था। तो चलते आगे चले। कामयाब नहीं रहा, अपितु ये भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि में नए तरीकों का विश्वास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवोत्थान दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बिना विविध फसल द्वारा उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहारहीन कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम हरित वनों के प्रबंधन में पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन्हें कार्यक्रमों की शुरुआत 1968 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग ने अंतर संयुक्त वन प्रबंधन हरित वनों को विभाग से बचाने के लिए कार्य करता है और इनमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले में ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा फसल संरक्षण से आप प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ के भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के लिए विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय के हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना है चाहिए, परंतु स्थानीय समुदाय की फैसले लेने में प्रक्रिया मुख्य भूमिका आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से प्रफुल्लित हो। पेड़ एक विशेष, ये बहुत ही आश्चर्यजनक मतलब रोचक बात है इस पाठ की। मुझे तो यही लगती है। आपको कौन सी लगती है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत मतलब लगातार पोषण के लिए मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। ये सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी साया प्रदान करता है। ये लिखा गया है हमारे गौतम बुद्ध द्वारा 487 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीहा के जन्म से 487 वर्ष पूर्व। तो अब हमारे आती है नोट्स की बारी और मैं अब किताब में बिना ध्यान दिए आप इसे ज़रूर सुने। पहला टॉपिक आता है जैव विविधता। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों में भिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। इसका मतलब पाठ का सार मैं आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दूसरा आता है IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा पौधों और प्राणियों की जातियों को सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, शुभेद्य जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ एवं लुप्त जातियाँ आदि श्रेणी में विभाजित किया गया है। अब ध्यान से सुना इसे। बहुत एक शब्द काम के बहुत काम के हैं और ये शॉर्ट परिभाषाएं आपको परफेक्ट प्रभावी अक्षरों में लिखी हुई मिलती हैं। आप इन्हें ज़रूर नोट कीजिए अपने नोटबुक में। भारत में वन विनाश के मुख्य कारण पहला आता है औपनिवेशिक काल में रेल लाइनों का विस्तार, दूसरा कृषि, तीसरा व्यवसाय, चौथा वाणिज्य, पांचवा वानिकी, छठा है खनन। दूसरा आता है हमारा। उसके बाद आता है स्थानांतरण कृषि। ये एक आदिम तरीके से की जाने वाली कृषि है जिसमें किसान उस क्षेत्र की वृक्षों को वनस्पति को काटकर उसे जला देता है तथा उससे प्राप्त राख को मिट्टी में मिला देता है और वहाँ पर 3 से 4 वर्ष तक कृषि कार्य करने के बाद उसकी उर्वरता क्षमता में कमी हो जाती है तथा उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है और वहाँ भी
ये प्रक्रिया को अपनाता है, इसी प्रक्रिया को अपनाता है। इसे स्लैश बर्न, कर्तन, दहन इत्यादि नामों से जाना जाता है और पूर्वोत्तर राज्यों में इसे वालधुरा के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अनेक प्रावधान हैं। अब अगला टॉपिक आता है राज्य स्तर पर वनों के प्रकार। तो राज्य के स्तर पर हमने पढ़ा था 3 प्रकार होते हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। उसके बाद हमारी जो IUCN ने कुल जातियों को सब भागों में वर्गीकृत किया है। तो चले एक एक करके उन्हें देखते हैं। पहले आती हैं हमारी सामान्य जातियाँ। वन और वन्य जीवों की ऐसी प्रजातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, सामान्य जातियाँ कहलाती हैं, जैसे चीड़, चाल, पशु, कृंतक इत्यादि। दूसरा था संकटग्रस्त जातियाँ, ऐसी जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या बहुत कम हुई है। यदि वे जारी रही तो इनकी संख्या जीवित रहना कठिन है। संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती हैं, जैसे काला हिरण, गैंडा, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, शेर की पूंछ वाला बंदर, मणिपुरी हिरण। और तीसरा प्रकार आता है हमारा सुभेद्य जातियाँ, वे जातियाँ जिनकी संख्या लगातार घट रही है और जो शीघ्र ही संकटग्रस्त की स्थिति में है, शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में है। सुभेद्य जातियाँ कहलाती हैं, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन। दूसरा था हमारा उसके बाद दुर्लभ जातियाँ, जीव जंतु और वनस्पति की वे प्रजातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम रह गई है, दुर्लभ प्रजातियाँ कहलाती हैं। उसके बाद आता है स्थानिक जातियाँ, लुप्त प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियाँ स्थानिक जातियाँ कहलाती है, जैसे अंडमानी चील, निकोबारी कबूतर, अरुणाचली मिथुन, अंडमानी जंगली चूअर। लुप्त जातियाँ वे जातियाँ जिनके रहने के आवासों में खोज करने पर वे अनुपस्थित पाई गई हैं, लुप्त जातियाँ कहलाती है, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख इत्यादि लिख सकते हैं। उदाहरण पारिस्थितिकी तंत्र, मानव और जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आरक्षित वन आता है उसके बाद। आरक्षित वन किसे कहते हैं? वे वन जो इमारती लकड़ी अथवा वनों से उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर दिए गए हैं। वे वन जो इमारती लकड़ी या वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर दिए गए हैं और इससे पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति नहीं दी जाती है, आरक्षित वन कहलाते हैं। वे वन जिसमें पशुओं को चराने व खेती करने की अनुमति कुछ विशिष्ट शर्तों या प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती हैं, रक्षित वन कहलाते हैं। अवर्गीकृत वन वे सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार के व्यक्ति एवं समुदायों के स्वामित्व में हो, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। इससे पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने पर सरकार की ओर से कोई रोक नहीं है। सामुदायिक वनीकरण, ये वन सुरक्षा हेतु लोगों के लिए लोगों द्वारा संचालित एक विशिष्ट कार्यक्रम है। राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे रक्षित क्षेत्र जहां वन्य प्राणियों सहित प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए सुरक्षित रक्षा। ऐसे रक्षित क्षेत्र जहां वन्य प्राणियों सहित प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ सुरक्षित रखा जाता है, ऐसे स्थानों की सुरक्षा को उच्च स्तर प्रदान किया जाता है। इसकी सीमा में पशुचारण प्रतिबंधित होता है। इसकी सीमा में किसी भी व्यक्ति भूमि का अधिकार नहीं होता है। वन्य जीव पशु विहार, वे रक्षित क्षेत्र जहां सुरक्षा का कम प्रावधान है, इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अनेक गतिविधियां की गई है, अनुमति है। इससे किसी भी अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग हो सकता है। अब आता है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। ये बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक चलाई गई परियोजना है जो 1973 में लागू की गई। अब आता है जैव विविधता को कम करने वाले कारक।
पहला आता है वन्य जीवों के आवासों का विनाश, दूसरा आता है जंगली जानवरों को मारना व आखेट, और तीसरा आता है पर्यावरण प्रदूषण, चौथा है विषाक्तीकरण, और पांचवा है हमारा दावानल। अब हिमालय यव आता है हमारा अगला टॉपिक। हिमालय यव ये एक औषधीय पौधा है जो हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इनकी जड़ों से तथा टहनियों और पत्तियों से टक्सोल नामक संसाधन रसायन निकाला जाता है जो कैंसर की बीमारी के लिए उपचार ये अर्थात दवाई है। भारत में प्रथम, ये 3 स्टार लाइन है हमारी, भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट अर्थात हेली नेशनल पार्क उद्यान है। अब आप अभ्यारण्य की भी परिभाषा साथ साथ लिख सकते हैं। ऐसा क्षेत्र, अभ्यारण्य यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई भय ना हो, अभय, जैसे हमें नाम से स्पष्ट है कि अभय, अभय मतलब भय मतलब डर, अभयारण्य ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई भय नहीं हो और जीव जंतु स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके, अभ्यारण्य कहलाता है। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट लाइन है, बीज बचाओ आंदोलन टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड के किसानों द्वारा चलाया गया है, जो रासायनिक बीजों तथा हाइब्रिड बीजों की बढ़ती महंगाई को मद्देनजर रखते हुए चलाया गया, जिसमें किसानों को आर्थिक रूप से शोषण तथा भूमि को बंजर बनने की समस्या आ रही थी। अब आता है बाघों में संरक्षण परियोजना। उत्तराखंड में कॉर्बेट उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में है पेरियार बाघ रिजर्व। अब आता है लास्ट एंड फर्स्ट टॉपिक हमारा, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर आप ध्यानपूर्वक सुनिए और साथ साथ अपनी कॉपी में भी नोट कीजिए। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन के मूलभूत संसाधन जैसे जल, वायु और मृदा आदि बने रहते हैं। ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए, वनस्पति में बेहतर जनन के लिए और वनस्पति और पशुओं में जीव विविधता को भी संरक्षित करते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा करते हैं। और ये बहुत ही जो मैंने पिछली बार बताया है ना, लास्ट से लास्ट मैंने अपनी नोट्स से बताए हैं, अर्थात जैव विविधता से शुरू किए हैं, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही प्रभावी अक्षरों में लिखे गए नोट्स हैं, जिन्हें आप लिखकर याद भी कर सकते हैं। और मैं भी खुद भी इनसे पढ़ा हुआ हूँ, जो कि हमारे टीचर ने हमें पढ़ाते सब वक्त लिखाया था। तो चलिए हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा करते हैं, और मैं आपके लिए तीसरा पार्ट भी जल्द ही जल्द प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।